श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे उपमुख्यमंत्री होते, तो मुस्लिम लीगचा मुख्यमंत्री होता. त्यामुळे भाजप आणि मुस्लिम लीगच अलायन्स होतं असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. त्यामुळे आणि काँग्रेस ही नेहमी त्या उजव्या विचाराच्या विरोधात राहिली आहे. मग ती मुस्लिम लीग असेल, ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असेल. त्यामुळे त्यांचं हे बोलणं जरा त्यांनी जाणून जर घेतलं, तर पाळामुळं जर त्यांनी शोधली, तर त्यांना भाजप आणि मुस्लिम लीगच दोन एक असल्याचं आणि दोघांचा अजेंडा सेम असल्याचं ध्यानात येईल. संजय राऊतांनी असं म्हटलंय की जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं तेव्हा उद्धव ठाकरे जे आहेत एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करणार होते, पण ते ज्युनियर नेते होते म्हणून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी त्यांना विरोध केला. या विषयावर इतका सगळा विषय आपल्याला सगळ्यांना चढून आलाय. आता नव्या काळात आता माझ्या नव्या कारकीर्दीकडून नवीन काहीतरी आपण अपेक्षा आणि प्रश्न विचारत ही माझी विनंती केला. माझ्या नियुक्तीतूनच तो संकेत आलेला आहे. आप सब समझदार हो, समझदार को इशारा काफी आहे. ऑपरेशन टायगर राबवलं जातंय महाराष्ट्रामध्ये अशी चर्चा आहे राजकीय वर्तुळात. याला रोखण्यासाठी शिवसेना युतीकडनं प्रयत्न केले जात आहेत, पाऊल उचलली जातात. काँग्रेसकडनं काय त्यांच्याकडनं पाऊल नाही, ह्या थोडा राज्य करा, घोडेबाजार या प्रवृत्तीच्या विरोधात काँग्रेस नेहमीच राहिलेली आहे. आता यात विडंबना बघा की इकडे ते तथाकथित ऑपरेशन टायगर राबवल्याच्या खबरा आपण ऐकतोय आणि दुसरीकडे त्यांच्यातलेच पदाधिकारी, मोठे मोठे पदाधिकारी सांगतात आहे की भाजपचे 1 कोटी सदस्य नोंदणी झाली आहे असं सांगतात. त्या दोन्हीकडे आपण जेव्हा बघतो तेव्हा केवळ मतदार याद्यांमध्येच बोगसपणा नाही, तर त्यांचे सदस्यत्व नोंदणीमध्येही बोगसपणा आहे. अरे तुमच्या जर 1 कोटी तुमचे सदस्य झाले तर कशाला दुसरे पक्ष फोडता? कशाला दुसऱ्या पक्षातले लोक तुमच्या पक्षात घेता? कशाला एका शिवसेनेच्या 2 शिवसेना करता? कशाला एका राष्ट्रवादीच्या 2 राष्ट्रवादी करता? मात्र मुळात भाजपांना हे माहिती आहे की आपल्या पायाखालची सत्तांनी एका दिवसात ती ओढून घेतल्या जाईल आणि ते नेहमी खडबडून जागे होतात आणि भूकंप आल्याचा आणि आपण सत्तेतून गेल्याचा त्यांना भास होतो. त्याचा भास जो आहे हा, त्यांची चिंता जी आहे ती बरोबर आहे, कारण त्यांचा जो बेगडी खेळ आहे हा जास्ती दिवस चालणारा नाहीये. त्यामुळे ते सातत्याने स्वतःच जी संख्याबळ आहे प्रतिनिधी म्हणून ते वाढवण्याच्या नेहमी प्रयत्नात असतात. काँग्रेसला नेहमीच घराणेशाही म्हणून पाहिलं जातं, ओळखलं जातं. आता आपल्या कारकिर्दीमध्ये नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळेल का आणि कधी मिळेल? मी आपल्याला आधीच सांगितलं, तर माझी नियुक्ती हा त्याचा संकेत आहे. येणाऱ्या काळामध्ये मिळेल का नवीन? थोडी वेळ द्या, संधी द्या, बघा. विचारांची लढाई आणि विचार हा सत्ता स्थापनेकरता एक लढाई असते आणि जेव्हा विचार आम्ही घेऊन जातो तेव्हा लोक आम्हाला मतं देतात राजकीय पातळीवर आणि नंतर सत्ता येते आणि मग ती सत्ता त्या विचाराच्या अनुषंगाने दाबावी, हे आपलं एक सायकल आहे, सूत्र आहे. पण अलीकडच्या काळात विचार बाजूला ठेवून केवळ सत्ता याकडे फोकस झालेला आहे आणि जी महायुती आहे ही महायुती कुठेतरी भाजपचा विचार एका ठिकाणी त्यांचा असेल, मात्र तोही विचार फार क्षीण झालेला दिसतोय. केवळ सत्ता, पॉवर. आणि याचं उदाहरण हे आहे की विचार घेऊन पुढे जात नाही भाजप, तर ईडी घेऊन पुढे जाते. संविधानिक मूल्य बाजूला सारून ते दडपशाही पुढे घेऊन जात आहे. त्यामुळे त्यांचा सत्ता हे लक्ष राहिलेलं आहे आणि अर्थात हे देऊन गेलेले नव्याने त्यांच्यात सामील झालेले जे 2 उपमुख्यमंत्री आहेत हे सत्ता म्हणूनच गेलेले आहेत. आता जिथे सत्ता म्हणून तुम्ही जाल तिथे सत्ता एका ठिकाणी गुन्ह्या गोविंदांनी नांदू शकत नाही. विचार म्हणून जर गेले असाल
तर विचार एकत्र राहू शकतो, विचारातून कृती होऊ शकते. मात्र सत्ता गेल्यानंतर सत्तेतून संघर्षच होईल आणि तो आपल्याला आता सारखा पाहत राहावा लागेल. न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ज्ञानेश कुमार के नाम पे कांग्रेस ने जमकर विरोध दर्शाया है। अब कांग्रेस की आगे क्या भूमिका? विरोध दर्शाना ये हमारा फर्ज था, और विरोध दर्शाना फर्ज इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा है, केस चल रही है, और कोई भी ऐसी जल्दबाजी करने की कोई सिचुएशन नहीं थी, इमरजेंसी की कोई सिचुएशन नहीं थी, उसके बावजूद ये किया है। तो हम अभी सत्ता के बाहर हैं, वहां नेता प्रतिपक्ष के नाते राहुल जी वहां पर है, उन्होंने अपना विरोध वहां दर्शाया हुआ है। ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है और ईवीएम के खिलाफ पहले से हम लड़ाई जनता के साथ लड़ ही रहे हैं, तो हम पर्याप्त कोशिश पूरी कर ही रहे हैं। अब इसमें मेरा अनुरोध रहेगा कि लोगों ने भी इस चीज को समझकर ये जो चल रहा है उसके खिलाफ में अपनी आवाज एनरोल करना चाहिए। और जिस तरीके से सरकार के भीतर तीन जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, तीनों की पार्टियों के बीच लगातार समन्वय नहीं है, कहीं न कहीं मंचों पर भी दिख रहा है और दूसरी जगहों पर भी दिख रहा है। आपको लगता है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इसका माइलेज या इसको कांग्रेस लोगों के बीच तक कैसे लेकर जाएगी? उनका तालमेल तो बेड़ा बिगड़ा हुआ है क्योंकि सरकार जो है विचारों पे चलना चाहिए और राजनीतिक दल भी जो होते हैं वो विचारधारा पे ही चलना चाहिए। और जाहिर है कि कांग्रेस विचार है, बीजेपी भी एक विचार था, मगर अभी बीजेपी विचार न रहते हुए वो एक सत्ता का प्रतीक बनी हुई है, इसलिए ईडी या और भी अन्य जो हथकंडे हैं वो आए दिन अपनाते रहती है। तो विचारों की लड़ाई के विचार के साथ हम लोगों के पास चुनाव में जाते हैं, चुनाव उस विचारों को लेकर मतदान अपना करते हैं, उसके बाद जो मैंडेट मिलता है उसके बाद सरकार आती है और सरकार जो वादे होते हैं, जो विचार होता है, उस विचारों को आगे लेके जाती है। मगर जो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो केवल सत्ता पावर 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 इक्वेशन में वो वहां पर स्थापित हुई है। और जब पावर के माध्यम से ही और पावर को ही आप इस्तेमाल करते हुए, पावर का इस्तेमाल करके आप जब बैठते हो तो पावर जहां है वहां संघर्ष है और विचार जहां है वहां समन्वय है। तो ये केवल सत्ता के हाथे आने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं और इनमें आए दिन जो संघर्ष है वो चलता रहेगा। वो संघर्ष पैसे को लेके होगा, मान को लेके होगा, सम्मान को लेके होगा, फैसले मैं ही करूंगा को लेके होता, मैं बड़ा ये दिखाने के लिए ये संघर्ष हमको देखना पड़ेगा। आखिर इस संघर्ष को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में क्या जाएगी कि नहीं जाएगी? दूसरा इससे जुड़ा एक और सवाल है कि आप चूंकि नए अध्यक्ष बने, कांग्रेस दो बड़े चुनाव अभी जीत चुकी है और उसमें विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद जो कांग्रेस वर्कर है वो काफी निराश उदास है। अब आप उसको रिवाइव करने के लिए क्या भूमिका लेंगे? चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, हार जीत जो है वो चलते रहेगी, राजनीति एक चक्र है। मगर इस चक्र में अहम जो चुनौती है वो चुनौती है कि आप आपके विचारों के साथ कायम हो या नहीं हो। उस विचार की लड़ाई आप जनता के बीच में जाके लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। तो इस लड़ाई को लड़ने का पूरा जज्बा ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है। सत्ता एक हमारा माध्यम है, साधन है, और विचार हमारा जो मूल्य जो हमारा है, जो हमारे कमिटमेंट है, हमारा ध्येय जो है वो हमारा विचार है। इस विचार को हम लोगों के बीच लेके जाएंगे और ये चुनाव में आना मायूसी जो है, जब विचार की लड़ाई लड़ने का व्यवस्था करेंगे तो हमारे लोग भी पूरे मुस्तैदी के साथ हमारे साथ रहेंगे और अन्य लोग भी उस श्रृंखला में साथ आएंगे। तो ये जो सत्ता का जो संघर्ष चल रहा है और उसमें से जो चीजें चल रही है उसको भी लोगों के बीच में लेके जाने की तो आवश्यकता नहीं, मगर हम हमारा विचार लेके जाएंगे। कैबिनेट की बैठक का एजेंडा लीक हो रहा है। ठाकरे सेना का आरोप है कि शिंदे सेना के मंत्री जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। आप लोग की सरकार की महाविकास आघाड़ी तब भी इसी तरह से काफी जो है वो लीक किया करते थे। अब इस पर आपको जानबूझकर सीएम को ह्यूमिलेट करने के लिए किया जा रहा है, कांग्रेस क्या होगी? नहीं, ये तो कोई मेरी केमिस्ट से उनकी केमिस्ट सफेद कैसे वाला तो यहाँ कुछ हो नहीं सकता। देखो ये अभी की राजनीतिक कंपल्शन है कि अलायंस का दौर चल रहा है। अब इस अलायंस के दौर में हम भी किसी के साथ अलायंस में हैं, मगर अभी का हम जो अलायंस में थे वो कोई आइडियोलॉजिकल जो हमारा स्टैंड था उसके तहत थे। अभी जो है वो
केवल सत्ता हथियाने के लिए इकट्ठा हुए ये बाहुबली है। तो अब ये बाहुबली, जब बहुत सारे बाहुबली एक जगह आ जाते हैं तो ये लीग तो बहुत छोटी चीज है। अभी आगे आगे देखो क्या होता है। महाराष्ट्र कांग्रेस दो लोग झंडा लहराने के लिए दो मंत्री ना चले जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस की जो जमी जमाई व्यवस्था रही है उसने कभी भी कार्यकर्ताओं को बढ़ने नहीं दिया। तो ऐसे में अब आप जब आपने चार्ज लिया है तो यहाँ पे जो शिक्षण सम्राट है, कारखाना सम्राट है, जिन्होंने कभी कार्यकर्ताओं को बढ़ने दिया, उन्हें किस तरह से आप कंट्रोल में रखेंगे ताकि जमीन पर बैठने वाले काम करने वाले कार्यकर्ताओं को मौका मिले? नहीं, कंट्रोल किसी को क्यों करना है, सबका सहयोग लेंगे और आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सामान्य को दबा के रखा तो मेरा एक उदाहरण ही है। मुझे उसी विचार से यहाँ आया है, आप सब लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हो तो उसी में जाएगी। और मेरा इंटरेस्ट विशुद्ध स्वरूप में राजनीतिक लड़ाई लड़ना है और संगठन को मजबूत करना है। आपके जो दो साथी हैं ठाकरे सेना और शरद पवार, अब चूंकि आप जमीन से उठकर आए हैं, ऐसे में जो दो परिवारवाद का प्रतीक है उनके बीच में बैलेंस कैसे बनाएं? क्योंकि आमतौर पे यही आरोप लगता है कि बाकी जो आपके दोनों साथी हैं वो भी कार्यकर्ताओं को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने कद के लोग हमेशा लेकर चलते हैं। चुनाव जो है लोकसभा विधानसभा के हो चुके, जहां अलायंस का फैसला हमारे आला कमान का था और वो राजनीतिक तौर पर जरूरत भी थी। अभी आने वाले 5 साल कोई चुनाव नहीं है, तो आने वाले 5 साल में मैं अलायंस की चर्चा करते हुए क्यों चलूं? मैं उसका रिस्पेक्ट करूंगा, उस फैसलों का, हमारे अलायंस पार्टनर का भी मैं रिस्पेक्ट करूंगा। मगर मुझे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो मैं इस पूरे महाराष्ट्र में जो 288 सीट्स है उसमें हमारी पार्टी वहां कैसे काम करे उसके तरफ मेरा ध्यान ज्यादा है। मैं महाविकास आघाड़ी का एक जिम्मेदार हिस्सा हो सकता हूं, मगर मैं अध्यक्ष जो हूं मैं कांग्रेस का हूं। और अभी अलायंस की कोई बात नहीं, अभी क्या होगा नहीं होगा, आगे कैसे क्या होगा या आगे की बात है। तो मैं फुल फ्लेज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी का उधर निर्वाह करने के लिए कमिटेड हूँ। आप अध्यक्ष के तौर पर चार्ज लिए हैं, पहली प्राथमिकता कांग्रेस के लिए आपकी महाराष्ट्र में क्या होगी? दूसरी प्राथमिकता, 3 प्रमुख प्राथमिकताएं आपको बतौर अध्यक्ष क्या चीजों को मानते हैं कि कांग्रेस में किसकी जरूरत है आज के समय में पूरे कांग्रेस को आगे स्टैंड करने के लिए, फॉर्मली मजबूत करने के लिए? सामने कॉर्पोरेशन के चुनाव है, महापालिकाओं के चुनाव, क्या 3 प्रमुख आपके? 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो लोकल बॉडी इलेक्शन को जो फैसला है उसके तरफ हम सबका ध्यान है, आपका भी ध्यान है उसके तरफ। उसको देखकर इस प्रायोरिटी को अलाइन किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त यदि वो आ जाते तो फिर जाहिर है कि हमको उसी पे पूरा ध्यान देना होगा। मगर उसके अलावा अपने 3 बोले, मैं तो जो 10 है पहले वो बताना चाहूंगा। मगर चलो, तो इसमें किसान आज बहुत परेशान है, फसलों को दाम नहीं, दिन ब दिन दाम गिरते जाते हैं। अरहर की बात हम ले तो अरहर अभी कल्टीवेट हो चुका है, और जब वो फसल घर में आई तब केंद्र सरकार ने अरहर को ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया। वहां से लेके तो सोयाबीन को दाम नहीं, कपास को दाम नहीं, ऑनियन का जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह है। तो ये सारे किसानों की जो समस्या है उसको लेके हम आंदोलनात्मक भूमिका पे जाने के लिए और उस समस्या को एड्रेस करना ये प्रायोरिटी है। युवाओं की, बेरोजगारों की जो समस्या है उनके भी समाधान और उनके भी हौसला अफजाई और उनकी समस्या की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना ये भी प्रायोरिटी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है और अब जो प्रायोरिटी कांग्रेस के माध्यम से रहेगी, तो ये कांग्रेस तो ये संविधान जो निर्माण हुआ उसमें 300 जो लोग थे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे उसको लिखा, मगर उस कमेटी में जो मेजोरिटी जो थी, और मेजोरिटी नहीं तो 2/3 जो लोग थे वो कांग्रेस के थे, 230 के आसपास। जब वहां पहली संविधान सभा में बैठे तो उन्होंने जो सत्ता देखा वो तो सत्ता हथियाने का देखा नहीं, और उसके पीछे चले जाए तो आजादी का भी जो था वो केवल सत्ता हस्तांतरण नहीं, तो भारत कैसा होना चाहिए ये था। मेरे कहने का मतलब जो है, तात्पर्य में इन दोनों चीजों को इसलिए मैंने फ्लैग किया कि इससे मेरी बात को और ताकत मिलेगी। आज महाराष्ट्र में जरूरत क्या है, तो महाराष्ट्र की जो सामुदायिक सार्वजनिक जो सद्भावना है उसमें बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे गिरावट है।
कौन किसी जाति का सरनेम पूछ के, जो महाराष्ट्र में कभी नहीं था कि आप कौन हो, कौनों का इशारा आपकी जाति क्या है। धर्म से बहुत ज्यादा आगे अब जात पूछने लग गए, कौन किस जात का है, क्या जात का है, वो देख के चलने लगा है। ये बात यही नहीं रुकी। तो सामान लेने के लिए जब बाजार जाते हैं तो अपनी जात का होगा तो उसी की दुकान से सामान लाया जाए, उसी की दुकान से कपड़ा लाया जाए। ये आज महाराष्ट्र में बदकिस्मती से हमें देखना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उस धार्मिक कार्यक्रम में वहां उद्बोधन के लिए कौन बुलाए, तो अपने जाति के आदमी को बुलाओ। यहां तक जो सद्भावना में गिरावट है, ये बहुत चिंता की बात है। और इस सद्भावना को ऊपर लाना, और आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी चीज की है तो सद्भावना की है। और सद्भावना ये सत्ता के खेल में कहीं बैठता है नहीं बैठता है, अपनी जगह है, मगर हमारी जो गरिमा है, हमारी जो लिगेसी है, हमारी जो परंपरा है, वो इस सद्भावना को बढ़ाने के और हमें धकेलती है, हमारी जिम्मेदारी बताती है कि समाज जरूरत सद्भावना की है। और आज सद्भावना का झंडा कंधे पे लेके आगे चलने की आवश्यकता है। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। थैंक यू। एक रोल रोल शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या निमित्तानं महाराष्ट्र धर्म जागवावा हा आपल्या सगळ्यांच्या समोरचा एक व्रत घेण्याचा, शपथ घेण्याचा दिवस असतो। आणि महाराष्ट्र म्हणजे काय, तर महाराष्ट्र धर्म, आपण सगळेजण सर्व जाती धर्माचे एक आहोत, हे आपलं स्पिरिट आहे, हा आपला संस्कार आहे। आणि याच निमित्तानं आज छावा चित्रपट जो आहे, या छावा चित्रपटाला सरकारने टॅक्स फ्री करावं, ही देखील आमची आज शिवजयंतीच्या निमित्तानं एक नम्र स्वरूपाची शासनाला विनंती आहे। आज इस पे सीएम ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में पहले ही फिल्म पर जो टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स किया जाता है वो पहले से ही रद्द है, तो इसलिए उसको रद्द नहीं किया, मतलब उस पर कोई टैक्स का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, हम इसको और कैसे सहूलियत दे सकते हैं, इस पर हम केंद्र सरकार की भी बात है, महाराष्ट्र की सरकार से ही पल्ला जानना ठीक नहीं, और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, तो ये बहुत ही एक रैशनल एक डिमांड है। तो प्लीज इसको भी क्या पूरा डिमांड फिर से एक बार हिंदी में। छावा पिक्चर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए सरकार ने इस पे लगे हुए तमाम जो टैक्स है उसको हटाते हुए टैक्स फ्री करना चाहिए। और भी कोई संभवतः सहूलत है तो उस फैसिलिटी को भी उन्हें देना चाहिए। ये आज शिव जयंती के मौके पे हमारी गुजारिश है सरकार से। थैंक यू।